हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हमने थ्योरी समाप्त कर लिया है। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। आज की हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन। हालांकि पिछले 3 क्लासेस में हमने जो है टेक्सटाइल के ही क्वेश्चन किए थे, आज भी हम टेक्सटाइल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की सीरीज में भी हमने 50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर वो आपको आ रहे हों तो जवाब दीजिएगा, अदरवाइज आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर बाद में आप खोज कर जवाब दे दीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि है। राजस्थान में कौन सी जो रंगाई है वो प्रसिद्ध है? क्या वो स्टॉक रंगाई प्रसिद्ध है, टॉप रंगाई प्रसिद्ध है, बंधेज रंगाई प्रसिद्ध है या फिर फेड रंगाई प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि जो बंधेज है, बांधनी है, ये कहाँ की है? तो ये आपकी राजस्थान की है। तो राजस्थान की सबसे जो प्रसिद्ध रंगाई है वो क्या है? वो बंधेज है। टाई और डाई कहाँ की है? तो वो भी आपके राजस्थान की है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो था उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। ये जो डिजिटल छपाई होती है इनके क्या परिणाम होते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पर्यावरण हितैषी रंगाई में ये आपका डिजिटल रंगाई आता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए पर्यावरण हितैषी छपाई कौन सा है या रंगाई कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है ये आपकी पर्यावरण हितैषी होती है। बात करें हम अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की, तो ये भी पर्यावरण हितैषी होती है। हमें क्या बताना है कि जो डिजिटल छपाई है उससे हमें क्या लाभ होता है या उसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं। छोटी छपाई में किफ़ायत होती है, यानी कि आपको अगर छोटे-छोटे छपाई करने हैं, छोटे नमूने बनाने हैं तो उससे आपको किफ़ायत मिलता है। विभिन्न रंगों में नमूने बनाना होता है, जन समूह की मांग को पूरा करना है या उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रिंटिंग की, तो इससे हमें क्या लाभ होता है? इससे हमें लाभ ये होता है कि जो हमें छोटे-छोटे नमूने बनाने होते हैं, वो हमें किफ़ायती होते हैं, हमारे लिए किफ़ायती होते हैं, हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। आप विभिन्न रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जब आप हाथ से प्रिंटिंग करते हैं, तो ऐसे में आप विभिन्न रंगों का प्रयोग करना आपके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन ये जो डिजिटल प्रिंटिंग होता है, डिजिटल प्रिंटिंग के माध्यम से आप विभिन्न रंगों का नमूना बना सकते हैं, विभिन्न रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जन समूह, हाथ से छपाई करके आप एक बड़ी पॉपुलेशन का जो उसकी माँग होती है उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग के माध्यम से आप जन समूह यानी कि जो बड़े समूह हैं उनकी माँगों को आप पूरा कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे यानी कि ये तीनों ही डिजिटल प्रिंटिंग के फायदे होते हैं, परिणाम होते हैं, लाभ होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि नील लगाने का कार्य आप किस पर करते हैं? सफेद कपड़े पर, नीले कपड़े पर, रंगीन कपड़े पर या फिर गाढ़े मोटे कपड़े पर? अगर हम नील लगाते हैं तो आप इसका जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। नील जो लगाने का कार्य होता है वो किस पर होता है? वो आपके सफ़ेद कपड़ों पर किया जाता है। क्या कोई नीले रंग के कपड़े पर नील लगाता है? या कोई रंगीन कपड़े पर कोई भी आप ब्लैक कलर का आपका कपड़ा है, आप उस पर नील लगाइए, कैसा वो अलग से थोड़ी ना लगेगा। या आपके पास रेड कलर का कपड़ा है, आप उस पर नील लगाइए, देखिए कैसा लगेगा।
तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर यहाँ पर नील की बात हो रही है तो यहाँ सफ़ेद कपड़ा तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूती कपड़े का आप ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है शबनम किसका नाम है? शबनम ये किसी लड़की का नाम मत समझिएगा। शबनम की बात हो रही है, जो आप आबे रवा पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, वक्त हवा पढ़ते हैं, शबनम पढ़ते हैं, ये वो वाला शबनम है। तो शबनम का अर्थ क्या होता है? क्या मलमल का कपड़ा होता है, बंधेज वस्त्र होता है, रेशमी वस्त्र होता है, या ये एक प्रकार की कढ़ाई होती है? तो ये जो आपका ढाका का मलमल होता है ना, यानी कि ये जो मलमल का कपड़ा है, उसमें आप ये सारी विशेषताएं देखते हैं। तो ये जो मलमल है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये ढाका का प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कि ढाका का मलमल प्रसिद्ध है, गुजरात का पटोला, राजस्थान की बंधनी, ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध कपड़े हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारे पारंपरिक वस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई, आपने जब पारंपरिक वस्त्रों के नाम सुने थे, पारंपरिक कढ़ाई पढ़ा था आपने, तो वहां पर देखा था हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई क्या थी? क्या कसीदा थी, क्या कांथा है, क्या चंबा रुमाल है, या फिर फुलकारी है? तो अगर हम बात कर रहे हैं इन पारंपरिक कढ़ाइयों की, तो ये सारी की सारी हमारी पारंपरिक कढ़ाई के अंतर्गत ही आती हैं। कसीदा कहाँ की है? तो कसीदा कश्मीर की, यानी कि कश्मीर की कसीदा वहाँ की है। कांथा ये आपके बंगाल की कढ़ाई है। फुलकारी ये आपके पंजाब की कढ़ाई है। अगर ये बात करें हम चंबा रुमाल की, तो ये चंबा कहाँ की है? ये कढ़ाई आपकी प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश की। तो ये चारों कढ़ाइयाँ आपको उम्मीद है कि याद होंगी, क्योंकि हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, धागों को गिनकर, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है? ऐसी कौन सी कढ़ाई है जिसमें आप धागों को गिनकर कढ़ाई करते हैं? क्या वो कांथा है, क्या वो मणिपुरी है, क्या वो कश्मीरी है, या फिर वो कसूती है? अगर गिनती करके आप, धागों की गिनती करके आप कढ़ाई कर रहे हैं, तो वो है आपकी कसूती। कसूती में इसे आप दो सुत्ती कढ़ाई के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? तो कसूती का अर्थ ही होता है सूती कपड़े पर हाथ से कढ़ाई करना। यानी कि आप इसमें क्या करते हैं? तो इसमें आप हाथ से कढ़ाई करते हैं सूती कपड़े पर। ये है कहाँ का? तो कसूती आपके कर्नाटक की कढ़ाई होती है। कसीदा कश्मीर की है। कसीदा कहाँ की है? कश्मीर की है। कसूती कर्नाटक की है। मणिपुर की मणिपुरी है। कांथा आपके बंगाल की है। कांथा आपके बंगाल की है। ये एक प्रकार का, जैसे पुराना कपड़ा होता है, उसके गोटे वगैरह लगाकर उसको बनाया जाता है, जैसे इससे बैग वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें आप पुराने कपड़ों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बालूचर साड़ी किस प्रदेश में संबंधित है? किस प्रदेश से संबंधित है? आपको बताना है कि बालूचरी साड़ी, अगर हम बात करें, ये बालूचरी साड़ी कहाँ की है? क्या ये मध्य प्रदेश की है? क्या ये मुर्शिदाबाद की है? क्या ये आपका कर्नाटक की है, या फिर ये उत्तर प्रदेश की है? तो बालूचरी साड़ी कहाँ की है? ये आपकी प्रसिद्ध है मुर्शिदाबाद की। अब एक बार बताइएगा, ये मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक नाम याद आ रहा है मुझे, ग्वालियर। जरा बताइएगा कि ये ग्वालियर में क्या बनता है? ग्वालियर का कौन सा पारंपरिक वस्त्र है जो कि प्रसिद्ध है? नाम मैंने आपको बता दिया, जगह का नाम। ठीक, अगला है कर्नाटक। तो अभी अभी आपने देखा कि कर्नाटक की क्या प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक की कसूती प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से आपको दो नाम ध्यान रखने हैं। क्या?
एक तो आपका है बनारस, जो कि आपके ब्रोकेड के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषताएँ क्या थी? किम ख्वाब, वफ़्त आबे रवा, वक़्त हवा, ये सारी विशेषताएँ आपने किस में देखी थी? ब्रोकेड में देखी थी। दूसरी हम बात करें, दूसरी है आपकी चिकनकारी, जो कि है लखनऊ की। तो हमें अपने उत्तर प्रदेश के 2 वस्त्रों को, यानी कि 2 पारंपरिक वस्त्रों को ध्यान रखना है। एक है ब्रोकेड, जो कि है बनारस का, दूसरा है आपका चिकनकारी, जो कि है लखनऊ का। ठीक? तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बालूचरी साड़ी की, इसका संबंध मुर्शिदाबाद से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। जो हमारे बंगाल की कांथा है, बंगाल की कांथा कढ़ाई है, इसमें इस्तेमाल होने वाली कौन सी कढ़ाई है? क्या वो रनिंग कढ़ाई है? क्या वो हैरिंग बोन कढ़ाई है? या फिर वो शैडो कढ़ाई है? या फिर वो फ्रेंच नॉट कढ़ाई है? अगर हम बात कर रहे हैं बंगाल के कांथा की, तो बंगाल के कांथा में इस्तेमाल होने वाली जो कढ़ाई है वो है आपकी रनिंग कढ़ाई। और ये जो हेरिंगबोन और शैडो कढ़ाई है, ये आपके चिकनकारी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पटोला वस्त्र संबंधित है। अगर आपने क्लास ली होगी अभी-अभी, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो हमने इसका ज़िक्र कर लिया है कि पटोला कहाँ से संबंधित है। पटोला संबंधित है आपके गुजरात से, और ये बनारस और उत्तर प्रदेश का संबंध तो आपने पहले ही देख लिया। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इकत हिमाचल प्रदेश का है, शिबोरी ये जापान का है, पोचमपल्ली ये आंध्र प्रदेश का है, बांधनी ये राजस्थान का है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांधनी ये बहुत ही फेमस है। बांधनी कहाँ की है? राजस्थान की है। पोचमपल्ली कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। शिवोरी तो ये जापान की, जैसे हमारे यहाँ के पारंपरिक वस्त्र हैं, उसी तरह से जापान का भी ये शिवोरी जो है, ये जापान का पारंपरिक वस्त्र होता है। अगर हम बात करें इकत, तो इकत आपका हिमाचल प्रदेश का नहीं होता है। आपने देखा था हिमाचल का क्या था? चंबा रुमाल थी। तो ये इकत कहाँ का है? इकत आपके ओडिशा का है। ठीक? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब यहाँ पर आपको एक तरफ फोक डांस दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको दिया गया है राज्य के नाम। आपके होम साइंस में कला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टेक्सटाइल मतलब हर एक चीज़ से, हर एक क्षेत्र को टच करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध खाने से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसिद्ध नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रसिद्ध जो स्थल हैं वहाँ के उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वहाँ की छपाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, इन सारे क्षेत्रों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तरफ फोक डांस दिया गया है, दूसरी तरफ आपको स्टेट का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। गिद्दा केरल का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, डांडिया गुजरात का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। तो ये जो रासलीला है, हमें पता है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। डांडिया, डांडिया आपका गुजरात का प्रसिद्ध है। लावड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो गिद्दा है, ये गिद्दा आपका केरल का ना होकर पंजाब का होता है। ठीक? अब यहाँ पर केरल से बात आई, आप एक क्लासिकल डांस बताइए केरल का। वैसे आपको पता ही है कि हमारे भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, तो ये बताइए कि केरल में क्या, केरल का कोई क्लासिकल डांस है? और साथ ही साथ अपने उत्तर प्रदेश का भी अगर होगा तो बताइएगा ज़रूर। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है।
कौन सा सुमेलित है? अभी तक आपने देखा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप बताएँगे कि कौन सा सुमेलित है इसमें। बालूचरी ये मुर्शिदाबाद की है, मसरू ये पाटन की है, जामदानी ये ढाका की है, उपरोक्त सभी। हम यहाँ सुमेलित की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन-सा एक है जो सुमेलित है? देखते हैं। बालूचरी अभी-अभी आपने देखा मुर्शिदाबाद की है। मशरू मसरू आपका पाटन का है, जामदानी आपका ढाका का है, इसका मतलब ये सारे के सारे सुमेलित हैं। ये तीनों ही आपके सुमेलित हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको बताना है मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बंधनी को कहते हैं। ये जो तमिलनाडु में एक बंधनी होती है, एक विशेष प्रकार की बंधनी होती है, उसे आप क्या कहते हैं? क्या उसे घरचोला कहते हैं, लहरिया कहते हैं, चुनरी कहते हैं या फिर सुगड़ी कहते हैं? तो जो मदुरई का पारंपरिक वस्त्र है, वो क्या है? उसे हम सुगड़ी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है या फिर जो सुमेलित है, ऐसे क्वेश्चन रखने का अर्थ ये है कि आपको एक साथ 4 क्वेश्चन करवा दिए जाएँ, ठीक? तो कसूती कर्नाटक की है, कच्छ गुजरात की है, मोती भारत राजस्थान की है या फिर ये मुर्री बिहार की है। तो अभी-अभी आपने देखा कि जो कसूती है वो कर्नाटक की थी, जिसपे हम सूती के कपड़े पर हाथ से कढ़ाई कर रहे थे। कच्छ ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कच्छ जो है गुजरात में है। मोती भारत, हीर भारत ये सब कहाँ के थे? तो ये सारे के सारे थे आपके राजस्थान के। लेकिन ये जो मुर्री है, ये आपके बिहार का टाँका नहीं है, बिहार की कढ़ाई में प्रयोग नहीं होता है। ये होता है आपके जो लखनऊ की चिकनकारी है, उसी में ये मुर्री का प्रयोग होता है। ठीक? तो ये सुमेलित कौन नहीं था? ये मुर्री आपकी सम्मिलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के पारंपरिक वस्त्र हैं? यानी कि किस स्टेट की जो महिलाएं हैं वो लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। अगर हम बात कर रहे हैं लहंगा, चोली और ओढ़नी की, तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है, वो है आपका राजस्थान। आप देखेंगे कि राजस्थान की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? तो राजस्थान की महिलाओं के द्वारा लहंगा, चोली और ओढ़नी को धारण किया जाता है। ये वहाँ का पारंपरिक वस्त्र होता है, जिसे राजस्थान की महिलाएं धारण करती हैं। पानो भाजी कहाँ का देखा था आपने? आपने पानो भाजी ये नया नाम था और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये आपका गोवा का था। हालाँकि इम्पोर्टेंट सभी हैं आपके लिए, सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपके अब नेट के लेवल क्यों ना हो, नेट के लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक? इनका पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है, उसे क्या कहते हैं? मतलब लंदन की ऐसी गली जो जिसमें पुरुषों के टेलर रहते हैं। जैसे आप कहीं पर जाइए, आप अपने आस-पास के ही छोटे बाज़ार को ले लीजिए, तो आपके पास कोई न कोई ऐसी जगह होगी, कोई न कोई ऐसा गली होगा जहाँ पर आपको सिर्फ़ कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। ऐसी गली होगी जहाँ पर आपको सिर्फ़ ज्वेलरी वग़ैरह के ही सामान मिलेंगे। ऐसी गली होगी जहाँ पर आपको सिर्फ़ चप्पल, जूते ही मिलेंगे। आप देखिए गल्ला मंडी चले जाइए, आपको एक तरफ से गल्ले-गल्ले ही मिलेंगे। तो इसी तरह से जो लंदन है, लंदन की जो एक गली है जिसमें पुरुषों के टेलर के लिए जो कि विख्यात होता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे आप सेविल रो कहते हैं? क्या उसे मोड़ा प्रोंटा कहते हैं
या उसे आइडिया कोमा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी गली लंदन की, जो कि पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है, उसे हम सेविल रो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो उसे आप सेविल रो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इटली के वस्त्र निर्माता का व्यापार मेला कहलाता है। जो इटली के वस्त्र निर्माता हैं, उनका जो व्यापार मेला लगता है वो क्या कहलाता है? सेवेंथ एवेन्यू कहलाता है, आइडिया कोमा कहलाता है, मोडा प्रोंटा कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इटली के वस्त्र निर्माता का व्यापार मेला, तो वो कहलाता है मोडा प्रोंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका मोडा प्रोंटा के नाम से जाना जाता है या कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है गरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं, यानी कि गरेबान जहाँ पर आपका कॉलर की रेखा आकर मिलती है कुछ इस तरह से, उसे आप क्या कहते हैं? क्या उसे रोल लाइन कहते हैं, नेक लाइन कहते हैं, ग्रेड लाइन कहते हैं, या फिर उसे कॉलर लाइन के नाम से जानते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं गरेबान, ये जहाँ पर आपका कॉलर आकर मिलता है, ये वाला पोर्शन, तो उस रेखा को आप क्या कहते हैं? उसे आप नेक लाइन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे आप नेक लाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, फैशन चक्र में पहला सोपान कौन सा है? आपको पता है कि फैशन चक्र के कई सोपान आपने देखे थे। क्या कैसे? मतलब जैसे कि एक बार फैशन आया, फिर वो प्रचलित हुआ, फिर धीरे धीरे आया और वो खत्म हो गया। तो ये एक बेल शेप में बनता है, जो फैशन चक्र होता है वो बेल शेप में बनता है। तो इसमें होता क्या है, जो इसका पहला सोपान ये वाला होता है, ये क्या कहलाता है? क्या ये अप्रचलन कहलाता है? क्या ये वृद्धि कहलाती है? क्या ये गतिवर्धन कहलाता है? या फिर ये नवपरिवर्तन कहलाता है? अगर हम बात कर रहे हैं फैशन चक्र की, तो जो फैशन चक्र का पहला सोपान होता है, पहले ही सोपान में आपका जो फैशन है वो अप्रचलित थोड़ी ना हो जाएगा, या उसमें तुरंत वृद्धि थोड़ी ना हो जाएगी, वो तुरंत गतिवर्धन थोड़ी ना हो जाएगा। वो क्या होगा? वो नवपरिवर्तन होगा। लोग उसके बारे में जानेंगे, जानकारी लेंगे, खरीदेंगे, नवाचार करेंगे। तो जो फैशन चक्र का पहला सोपान होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका नवपरिवर्तन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सादा बुनाई का कपड़ा नहीं है? इसमें से आपका कौन सा सादा बुनाई का कपड़ा नहीं है? क्या परकेल नहीं है, कैलिको नहीं है, ड्रिल नहीं है, या फिर छींट नहीं है? तो ये सारे के सारे, ये चाहे आपका परकेल हो, चाहे आपका कैलिको हो, चाहे आपका छींट हो, ये सारे के सारे आपके सादे बुनाई के ही कपड़े होते हैं। लेकिन ये जो ड्रिल होता है, ये आपका सादी बुनाई के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंध नहीं है? ऐसा कौन सा है? जब आपने स्टार्टिंग की क्लास देखी होगी, तो वहाँ पर आपने वस्त्र के कुछ सिद्धांत देखे होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वस्त्र के सिद्धांतों में शामिल नहीं था। हालांकि विशेषताएं कई हमने देखी थी, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिद्धांत की। तो क्या इसमें शालीनता नहीं है? क्या इसमें व्यक्तिगत विशेषता नहीं है? क्या इसमें सुरक्षा नहीं है, या फिर इसमें अलंकरण नहीं है? तो अगर वस्त्रों के सिद्धांत की बात की जाए, तो वस्त्रों के सिद्धांत में आपका शालीनता आता है, सुरक्षा आता है, अलंकरण आता है, लेकिन ये व्यक्तिगत विशेषता इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22,
कमर पर जुड़ा हुआ वस्त्र का छोटा फ्लेयर कहलाता है। यानी कि जो कमर पर जुड़ा हुआ वस्त्र का छोटा फ्लेयर होता है वो क्या कहलाता है? क्या वो पेपलम कहलाता है? क्या वो गसेट कहलाता है? क्या वो गोर कहलाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं कमर पर जो जुड़ा हुआ वस्त्र का छोटा-सा फ्लेयर होता है, जो छोटे से फ्लेयर होते हैं उसे आप पेपलम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्र के निम्न गुण का अनुकूलन नहीं करता है। यानी कि आपको बताना है 3 इसमें ऐसे हैं जो कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्र के गुण का अनुकूलन करता है, एक नहीं करता है, तो वही आपको बताना है कि कौन-सा नहीं करता है। हाइड्रोफोबिक, यूवी संरक्षण, लौ से बचाना या प्रवाह में वृद्धि। अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की, तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में हाइड्रोफोबिक ये आपके अनुकूल होता है। यूवी यानी कि जो अल्ट्रावायलेट है, इससे संरक्षण मिलता है। लौ से बचाता है लेकिन इसमें आपको प्रवाह वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। क्या नहीं देखने को मिलेगा? तो ये देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि ये जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये मुझे आपके टीजीटी में नहीं दिखा कहीं पर। ये आपके नेट का क्वेश्चन है, टीजीटी में मैंने देखा नहीं, अगर आपने किसी में देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। ये आपका बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों का पहनाव यानी कि वस्त्रों का रख-रखाव हो गया, वस्त्रों किस प्रकार के व्यक्ति के लिए कैसा है, हालाँकि आपसे ज़्यादातर महिलाओं से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े आसान भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसकी क्लास हमने ले रखी है। हम बात कर रहे हैं अगर कोई महिला है, वो महिला मोटे के एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला मोटी है, अब इतनी मोटी तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई महिला मोटी है तो उसके कपड़े में क्या होना चाहिए? क्या बड़े प्रिंट और गोलाकार डिज़ाइन होने चाहिए? बड़ी पट्टी, बड़े चेक होने चाहिए? छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइन होनी चाहिए या फिर क्षैतिज एवं टूटी हुई लाइन होनी चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक मोटी महिला की, तो मोटी महिला के कपड़ों में आपके पास कैसे प्रिंट होने चाहिए? छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइन होनी चाहिए। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वी गला इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति को वी वाला गला, ये वाला गला प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। क्या वो लंबी और पतली गर्दन वाले व्यक्ति हैं? क्या वो छोटी और भारी गर्दन वाली व्यक्ति हैं? क्या वो छोटी और मोटी गर्दन वाले व्यक्ति हैं? या फिर लंबी और भारी गर्दन वाले व्यक्ति हैं? सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वी गला, ये जो वी गला बनता है, इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। कहने का मतलब कि वी गला का प्रयोग किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। वी गला आपका करता क्या है? वी गला आपको लंबा दिखाने का कार्य करता है। तो अगर कोई चीज़, जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, लंबे व्यक्ति को क्या लंबी लाइन वाली कपड़े पहनना चाहिए? आप बोलेंगे नहीं। तो उसी तरह से जो व्यक्ति लंबा है और पतला है, अगर आप उसे वी आकार का गला पहनाएँगे तो वो कैसा दिखेगा? लंबे और पतले गर्दन वाले व्यक्ति को वी आकार के गले को पहनने से बचना चाहिए। वहीं अगर कोई महिला है, मोटी है, तो मोटी है और जैसे वो चौड़ी भी है, तो उसे गोल गले के कपड़े से परहेज करना चाहिए। ठीक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा कि लंबे और पतली गर्दन वाले व्यक्ति को वी आकार के गले को पहनने से बचना चाहिए या उसे वी आकार के गले का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पूछ रहा है आपसे कि रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं जो कि आपके रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका कर देती हैं? क्या वो एक्स रेज हैं, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर लाल और दृष्टिगत प्रकाश? तो रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें कौन सी हैं? आपको पता है कि अगर कोई आपका, जैसे आप कॉटन का कपड़ा ही ले लीजिए, बिल्कुल एकदम डार्क कलर का हो और आप उसे 4-6 दिन बिल्कुल धूप में डाल दीजिए, ले जाकर छत पर डाल दीजिए। मई जून के महीने में सुबह डालिए, शाम को लेकर आइए धूप जाने के बाद। देखिए 4 दिन के अंदर अंदर आपके कपड़े का रंग उड़ जाएगा, बिल्कुल आपका कपड़ा जो है वो डल सा हो जाएगा। तो ये जो कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाला जो रेज़ है, वो कौन-सा रेज़ है? वो है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज़। कौन-सा है? अल्ट्रा वायलेट रेज़। ज़रा ये बताइएगा आप मुझे, क्या खाद्य संरक्षण की कोई ऐसी विधि है या फिर जल शुद्धिकरण की कोई ऐसी विधि है जिसमें आप अल्ट्रा वायलेट यानी कि ये जो यूवी किरणें हैं इनका उपयोग करते हैं? अगर है तो एक बार बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन करने वाला यंत्र कौन-सा है? क्या थर्मामीटर है? क्या डेसिबल है? क्या कार्डियोग्राम है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर ध्वनि की तीव्रता नापनी हो तो हम डेसिबल का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कभी-कभी आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रीन मफरल का संबंध किससे है? ग्रीन मफरल वही जो सड़क के दोनों किनारों पर पेड़-पौधे लगाए जाते हैं, इन्हीं को आप ग्रीन मफरल कहते हैं। ये करते क्या हैं? तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाता है कि क्या करते हैं, क्या नहीं, या ग्रीन मफरल किसे कहते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण का संबंध ग्रीन मफरल का संबंध किससे है? तो किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। डेसिबल किसका मापक यंत्र है? तो ध्वनि का मापने का यंत्र है। साथ ही साथ बताइएगा कि जो हानिकारक रेंज है ध्वनि प्रदूषण का, जो जिससे आपके कानों को खतरा होता है, वो कितना है? क्या 20 से 30 डेसिबल है, 70 से 80 डेसिबल है, 40 से 50 डेसिबल है या 200 से 250 डेसिबल होता है? खतरनाक डेसिबल यानी कि खतरनाक बताइएगा ध्वनि कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से आपको बताना है, जैसे हमने कई देखा अभी भारत के पारंपरिक वस्त्र, तो उसी तरह से जापान के भी कई पारंपरिक वस्त्र होते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जापान का पारंपरिक वस्त्र नहीं है? क्या वो किमोनो नहीं है? क्या वो युकाटा नहीं है? क्या वो टाटामी नहीं है? क्या वो जानसी नहीं है? अगर हम जापानी वेशभूषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जुबान पर एक नाम आता है, वो है किमोनो। जैसे हमारे यहाँ कई प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, उसी तरह से तमाम प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। कहाँ पर? जापान में। तो जो जापान में नहीं पहने जाने वाला वस्त्र है इसमें से, वो है टाटामी। टाटामी जापान का कोई पारंपरिक वस्त्र नहीं होता है, जबकि युकाटा, किमीनो, जानसी ये सारे के सारे आपके जापानी वेशभूषा के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर बाई मिस्टेक ये आपका गलत टाइप हो गया है। तो प्लाज्मा तकनीक के निम्नलिखित लाभ हैं। अभी आपने कुछ क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन देखा था। तो जो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, इसके क्या लाभ हैं? क्या सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोधकता का बढ़ना है? रंगाई की गति बढ़ना है? तरल रिपेल्सी देता है ये, या फिर उपरोक्त सभी? अगर
हम बात कर रहे हैं प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी की। तो अभी आपने थोड़ी-सी क्या देखा था, थोड़ी सी पहले देखा था कि ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लाभदायक है। ये छोटे प्रिंटों को करने में किफ़ायती होता है और साथ ही साथ आपने देखा था कि आप इसमें कई रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। उसी में और लाभ जोड़ लीजिए, आप एक इसे पेन और नोटबुक ज़रूर लेकर बैठे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप पर कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे और इन चीज़ों को नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो क्या होता है ये प्लाज़्मा तकनीक के लाभ? सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध का बढ़ना होता है। साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, तो इसमें रंगाई की गति में बढ़ना होता है। तरल रिपेल्सी देता है ये यानी कि उपरोक्त सारे लाभ हैं इसके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कपड़े की देखभाल में आने वाले पदों का क्रम क्या है? यानी कि आप कपड़े की देखभाल का सेंस ये है कि उसकी धुलाई, रखाई कैसे करते हैं आप? क्या सबसे पहले वस्त्रों को धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर साबुन में भिगोते हैं, फिर कपड़ों को छाँटते हैं? गलत। कप सुखाना, धोना, साबुन में भिगोना। क्या आप पहले कपड़े को सुखा लेते हैं, फिर उसको साबुन में भिगोते हैं? या फिर कपड़े को छाँटना, साबुन में भिगोना, धोना, सुखाना। यहाँ छाँटने का अर्थ वो जो आप कपड़े को कूट-कूट के धोते हैं, वो वाला छाँटना नहीं है। यहाँ छाँटना का मतलब छँटाई करना है। जैसे आपके रंगीन कपड़े कौन-कौन से हैं, आपने जब भी घर पे भी आपको अगर ढेर सारे कपड़े धुलने हैं, तो आप क्या करते हैं? जिसमें आपको टूटने-फूटने का डर रहता है, जिसमें शोबाजी की चीज़ें लगी होती हैं, आप उनको अलग रखते हैं, उनको अलग धुलते हैं। जो आपके व्हाइट कलर के कपड़े हैं, आप उनको अलग ही धुलते हैं। जो कपड़े रंग छोड़ते हैं, उनको आप अलग-अलग धुलते हैं। तो ये कुछ होते हैं आपके कपड़ों की छँटाई करना। तो यहाँ पर छँटाई का अर्थ इस वाले छँटाई से है, ना कि वस्त्रों की कुटाई से है। तो सबसे पहले आप वस्त्र को छाँटने का कार्य करते हैं, फिर उसे आप साबुन में भिगोते हैं। हम कपड़ों को क्या करते हैं, थोड़ा-सा डिटर्जेंट लिया हमने, उसको पानी में घोला और उसमें अपने कपड़ों को 1-2 घंटे के लिए फुला दिया। फिर उसके बाद हम कपड़ों को धुलते हैं और लास्ट में उसको सुखा लेते हैं। तो कपड़ों की देखभाल का जो सही क्रम है, वो ये है आपको कपड़ों को छाँटना, सुखाना, उनको साबुन में भिगोना, धोना और लास्ट में उसको सुखा देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए। अगर आपको लंबाई अपनी बढ़ती हुई प्रतीत करनी है, तो आपको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? एक रंगीय मैचिंग, बड़े प्रिंट के कपड़े, विपरीत रंग के मैचिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हम अपनी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको लंबा दिखना है, तो आपको एक ही रंगीय मैचिंग के कपड़े पहनने होते हैं। आपके कपड़े एक ही कलर के हों, ऐसा ना हो कि आपकी कुर्ती अलग हो, आपका सलवार अलग हो, आपका दुपट्टा अलग हो। फिर ये आपका जो खंडित होता है, खंडित चाहे लाइन की बात की जाए, चाहे रंग योजना की बात की जाए, तो ये दोनों ही आपको छोटा दिखाने का कार्य करते हैं। लेकिन आपने पढ़ रखा है कि अगर आपको लंबा दिखना है तो आपको लंबी रेखा का प्रयोग करना है, ना कि खंडित रेखा का। तो उसी तरह से अगर आपको लंबा दिखना है तो आपको रंगों का चुनाव एक रंगीय करना चाहिए। बड़े प्रिंट का नहीं, अगर आपकी लंबाई कम है तो आपको छोटे प्रिंटों का पहनना चाहिए, ठीक? अगर आप विपरीत रंग के कपड़े पहनते हैं, आप विपरीत रंग यानी कि आपके कुर्ती का कलर अलग हो, आपके सलवार का कलर अलग हो। तो ऐसा आप कब पहनिए जब आपको अपनी लंबाई को कम दिखाना हो, आप काफ़ी लंबी हो तब आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया एक रंगीय मैचिंग का कपड़ा आपको पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। पूछ रहा है आपसे कि मेड्रिन एक प्रकार का है। ये मेड्रिन क्या है? क्या ये कॉलर है? क्या ये कफ है? क्या ये आस्तीन है या फिर या योक है?
तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मैड्रिन की। मैड्रिन आपका एक प्रकार का कॉलर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है, यानी कि जब आप शरीर का नाप लेकर जो पैटर्न बनाते हैं वो क्या कहलाता है? क्या वो आपका ड्रेपिंग कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन कहलाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो जब आप शरीर का नाप लेकर किसी वस्त्र को विकसित करते हैं या जो विकसित किया गया पैटर्न होता है वो आपका ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? यानी कि आपकी सुई कितने नंबर की होगी ये किस पर निर्भर करता है? क्या धागे की किस्म कैसी है, क्या कपड़े की किस्म कैसी है, या फिर बखिया की लंबाई कितनी है, या फिर धागे पर खिंचाव कितना है? सुई का चयन हम कैसे करते हैं? सुई का चयन आप कपड़े की किस्म के आधार पर करते हैं। जैसे जैसे अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आपको जैसे आपका कपड़ा पतला है तो अगर आप पतली मोटी सुई का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसमें होल हो जाएगा। अगर आपका कपड़ा मोटा है और आप पतली सुई का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी सुई बार-बार टूटने की संभावना रहती है। तो ये सुई का चयन हम कौन-सी करेंगे, कितने नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कपड़े की किस्म पर। कपड़ा मोटा है, पतला है, झीना है, कैसा कपड़ा है? तो कपड़े की किस्म पर सुई के चुनाव निर्भर होता है। आपको हमने क्लास में बताया था कि जैसे जो आपका कॉटन है, शिफॉन है, वूल है, इन सब के लिए कितने-कितने नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपने देखा था कि एक हमने औसत देख लिया था कि हम इतने नंबर से इतने नंबर की सुई प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं हमने आपको एक अलग से करवाया था जिसमें आपको बताया था कि वूल के लिए कितने नंबर की चाहिए, कॉटन के लिए कितने नंबर की चाहिए और रेशम के लिए कितने नंबर की चाहिए। अगर आपको याद हो तो एक बार मुझे बताइएगा कि कॉटन और वूल के लिए आप कितने-कितने नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सिलने पर कपड़े को आगे धकेलने का कार्य करता है। जैसे जब आप कपड़ा सिलते हैं तो आपके कपड़े को आगे धकेलने का कार्य कौन करता है? प्रेशर फुट, बॉबिन, बॉबिन केस, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ा आगे करने का कार्य जो होता है वो होता है प्रेशर फुट का। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कपड़े को काटने से पूर्व इसे बनाना आवश्यक है। यानी कि जब आप कपड़ा काट रहे हो, काटने से पहले आपको क्या बनाना ज़रूरी है? क्या ड्राफ्टिंग करना ज़रूरी है? ब्लॉक बनाना ज़रूरी है? टेप बनाना ज़रूरी है, या फिर स्केल ज़रूरी है? अगर आप कपड़े को काट रहे हैं, तो कपड़े को काटने से पूर्व आपको उसकी ड्राफ्टिंग बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है? बॉबिन कुछ इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। मुझे तो बॉबिन बनाना भी नहीं आ रहा। कुछ ऐसे होता है जिसमें आप ऐसे-ऐसे धागा भरते हैं, तो आपको बताना है कि जो सिलाई मशीन में बॉबिन लगाया जाता है, वो कहाँ लगाया जाता है? क्या फीड डॉग में लगाया जाता है? प्रेशर फुट में लगाया जाता है, दोलायमान हुक में लगाया जाता है, या फिर धागा ले जाने वाला उत्तोलक जो होता है उसमें लगाते हैं। जो ये बाबिन लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? वो दोलायमान हुक में लगाया जाता है। आपने देखा होगा मशीन में नीचे एक कुछ ऐसे रहता है जो कि 2 पार्ट में रहता है। ये ऐसे-ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसी के बीच में आपका ये बॉबिन को भरते हैं हम। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डॉट्स किस दिशा में पॉइंट करती हैं? अगर आपको किसी वस्त्र में सही फिटिंग देना है तो उसके लिए किस दिशा में पॉइंट करती हैं? सभी डॉट्स किस दिशा में पॉइंट करती हैं?
सामने बीच में, पीछे बीच में, वक्ष स्थल पर या फिर कंधे की सिलाई की ओर। अगर हमें अपने वस्त्रों को फिटिंग देना है, तो जो हम डॉट्स पढ़ते हैं, देखिए आपके जो डॉट्स थे, जो आपके पॉकेट थे, जो आपके पॉकेट तो देख लिया हमने, हमने और क्या देख लिया? कॉलर देखा था, हमने आस्तीन देखा था। ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवाई है, तो उसे एक बार आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वस्त्र को सही फिटिंग देनी है हमें, तो अपने वस्त्र को सही फिटिंग देने के लिए आपको वक्ष स्थल पर जो है ये डॉट्स लगाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है कि बाँह, बाँह जो कि कंधे व पोशाक के योक कंधे और पोशाक की योक व गले का भी हिस्सा है, कहलाता है क्या? क्या वो काउल स्लीव कहलाता है? यानी कि इसमें आपका अलग से आस्तीन को नहीं, बाँह को नहीं जोड़ा गया है। क्या वो काउल स्लीव कहलाता है? क्या वो डोलमैन स्लीव कहलाता है? क्या वो कैप स्लीव कहलाता है? या फिर वो रेगलॉन स्लीव कहलाता है? अगर यहाँ पर बात की जा रही है जो कुछ इस तरह का आपका कपड़ा होता है, कुछ इस तरह का कपड़ा होता है और यहीं से आपका आस्तीन लगा होता है, अलग से आस्तीन नहीं कटा होता है, तो उसे आप रेगलॉन स्लीव के नाम से जानते हैं और ये बच्चे के लिए अच्छा होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित परिधान अधिक लोकप्रिय हैं, क्यों? क्योंकि वे अधिक समय तक चलते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी कीमतें अधिक हैं या जो भी हैं, उनकी कीमत का प्रभाव है, उनके पक्के रंग होते हैं। जैसे यहाँ पर उनकी कीमत का मतलब ये है कि जैसे आप कोई कुर्ती लेती हैं, अगर आप सिलवाएँगी नॉर्मल कुर्ती कुर्ती सिलवाने का तो आजकल ₹100 लग जाता है। और अगर आप वहीं लेने जाती हैं एक नॉर्मल कुर्ती तो आपको 250 से 300 में एक कुर्ती मिल जाती है, जो कि नॉर्मल कुर्ती होती है, सादी बिल्कुल। तो यहाँ पर कीमत का मतलब ये हो गया है कि जैसे आप जब मार्केट से लेती हैं और लेकर सिलवाती हैं तो वो आपको महँगा पड़ता है, जब सिला-सिलाया ले लेती हैं तो महँगा नहीं पड़ता है, कुछ सस्ता ही पड़ता है। तो आपको बताना है कि ये क्यों बढ़ रहा है? मतलब हम दर्जियों के पास सिलवाने की अपेक्षा जो हमारे मार्केट में, जो हमारे बाज़ार में जो सिले-सिलाए वस्त्र हमें उपलब्ध हैं, हम उनको क्यों प्रयोग में लाते हैं ज़्यादा? क्या वो अधिक समय तक चलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अधिक समय तक चलते हैं। उनके रंग पक्के होते हैं, ये भी कोई बात नहीं है कि वो पक्के होते हैं। उनकी कीमत ये भी नहीं प्रभाव डालती है। होता क्या है कि वे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल इंसान इतना भाग-दौड़ की ज़िंदगी जी रहा है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर सिले कपड़े को या फिर सिलवाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास समय के अभाव होने की वजह से जो चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, हम उनको प्रेफ़र करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं शादी वग़ैरह में जाना है या कहीं पार्टी में जाना है, आपके घर पे कोई फ़ंक्शन है, तो हम करते क्या हैं, मार्केट गए, रेडीमेड लेके आए, पहन लिए। लेकिन वहीं अगर आपको ये सिलवाना है तो आप पहले जाइए मार्केट, उसके बाद देखिए कि कौन सिल रहा है। अब सिलने के बाद भी समस्या ये हो जाती है कि पता नहीं वो फिटिंग में आएगा या नहीं आएगा। सिलने वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया, गलत काट दिया, तो भी दिक्कत है हमारे लिए। तो ये समस्याएँ होती हैं। लेकिन जो आपका सिला-सिलाया वस्त्र होता है, आप जाते हैं मार्केट में, एक तो ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, इसमें कोई आपको झंझट नहीं होती है। जब आपको पहनना है आप गए और वहीं से बहुत ज़्यादा आपको जल्दी हो कहीं पे तो वहीं से आप पहन कर जा सकते हैं। तो ये हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हमें कोई झंझट नहीं होती है, हमारे कपड़े खराब होने का डर नहीं होता है। तो हम इसीलिए जो हमारे बने-बनाए कपड़े मार्केट में उपलब्ध हैं, हम उनको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। सिलाई मशीन के धागे का बार-बार टूटने का एक कारण है।
अगर आपका जो मशीन का धागा है वो बार-बार टूट रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या मशीन में अधिक तेल है? क्या सुई दंड आपका ऊँचा है? बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव है या फिर वातावरण में कम उमस है? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी सिलाई मशीन है वो बार-बार धागा तोड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपने क्लास में डिस्कस की है। तो ये होता है अगर आपके बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव है, तो ज़्यादा तनाव होने की स्थिति में आपका जो मशीन है वो बार-बार धागा तोड़ेगा, ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। प्लेट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? ये जो आपके कपड़ों में प्लेट डाला जाता है, जो आपके कपड़ों में घेर बनाया जाता है, ये इससे क्या होता है? क्या लाभ होते हैं? क्या फ़ायदे होते हैं? क्या फुलनेस होता है? फिट करने के लिए, कसापन लाने के लिए या फिर ढिलाई के लिए? अगर आपके कपड़ों में घेर बनाया जा रहा है, आपके कपड़ों में प्लेट्स डाली जा रही हैं, तो ये फुलनेस के लिए डाली जाती हैं। क्यों? फुलनेस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला छोटी है तो उसको लंबा दिखाना है, तो जो छोटी महिला है उसे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? क्या खड़ी रेखा के ऐसे, क्या आड़ी रेखा के ऐसे या फिर तिरछी रेखा के ऐसे या फिर उसे सादे कपड़े पहनने चाहिए। तो अगर एक छोटी महिला को निम्न कपड़े पहनने यानी एक छोटी महिला है उसको आप खड़ी रेखा के कपड़े पहनाइए तो वो थोड़ी लंबी दिखेगी। अगर आप आड़ी रेखा के पहनाएंगे तो वो और छोटी दिखेगी। अगर आप तिरछी पहनाएंगे तो वो थोड़ी-सी मोटी और छोटी दिखेगी। सादे कपड़े में सादा कपड़ा तो वो जैसी है वैसी ही दिखेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार के कॉलर का प्रयोग कपड़े बनाने में करना चाहिए? यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अधिक लंबा गर्दन है और आप उसे उसकी लंबाई को कम दिखाना चाहते हैं, तो आपको कैसे कॉलर का प्रयोग करना चाहिए या किस प्रकार के गले का प्रयोग करना चाहिए? लंबी, अधिक चौड़ी व चपटी, वी आकार की, ऊंची चिपकी हुई। अगर हमें अधिक लंबे वाले व्यक्ति को दोष को छुपाना है यानी कि उसको छोटा थोड़ा दिखाना है तो हम करेंगे क्या? हम अधिक चौड़ी यानी कि उसकी लंबाई अधिक है तो उसकी चौड़ाई को अधिक करना पड़ेगा। और चपटी कैसी? अधिक चौड़ी और चपटी। लंबी गर्दन दिखाएंगे तो भी दिक्कत है। वी आकार ये भी आपका लंबा ही दिखाने का प्रयास करती है। ऊंची चिपकी हुई ये भी आपके लंबाई गर्दन की लंबाई को बढ़ता हुआ ही प्रतीत करेगी। तो हमें उसके गर्दन की लंबाई को कम करना है ना कि बढ़ाना है। तो इसके लिए उसे अधिक चौड़े वस्त्रों की अधिक चौड़े गले की आवश्यकता होगी और चपटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक है यानी कि जब आप सुई का चुनाव कर रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाता है? क्या कपड़े का प्रकार हो जाता है? क्या धागे का प्रकार है? सिलाई टाँका की लंबाई है या फिर धागे का खिंचाव है? हालाँकि ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। तो जो सुई के चुनाव का महत्व है या सुई का चुनाव किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है आपका कपड़ा। कपड़ा आपका कैसा है? मोटा है, पतला है, झीना है, कैसा कपड़ा आपने लिया है? जैसा आपका कपड़ा होगा, उसी प्रकार से आप सुई का चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। सूती वस्त्र की धुलाई के लिए समय सूती वस्त्र की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? क्या साधारण नमक का, सिरका का, सोडियम कार्बोनेट का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूती वस्त्रों में अगर उसके रंग को निकलने से बचाना है तो हमें उसमें साधारण नमक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप बताइए जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट नहीं, आपको बताना है कि सोडियम जो बेंजोएट है, ये किसके संरक्षण में मदद करता है या किसके संरक्षण के लिए कपड़े के,
खाद्य पदार्थों के किसके संरक्षण के लिए आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या आप बेसन का प्रयोग करेंगे, चावल का प्रयोग करेंगे, ज्वार का प्रयोग करेंगे या फिर बाजरा का प्रयोग करेंगे? अगर आप साबुन बनाने की विधि देखेंगे ना, तो उसमें आप बेसन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेसन की, ना कि चावल, बाजरा या फिर ज्वार का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सर्फ एक है, ये जो सर्फ है आपके घरों में उपयोग किया जाता है, ये क्या है? क्या ये डिटर्जेंट है? क्या ये साबुन है? कास्टिक सोडा है या फिर वसा है? अगर हम बात कर रहे हैं सर्फ की, सर्फ यानी कि जो सर्फ है आपका वो एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। साधारणतः शुष्क धुलाई दी जाती है, यानी कि जो ड्राई क्लीन होता है वो किस प्रकार के कपड़े के लिए ड्राई क्लीन किया जाता है? क्या वो रेशम और ऊन के लिए किया जाता है? क्या वो सिंथेटिक एवं मिश्रित कपड़े के लिए होता है? क्या वो पुनर्निर्मित सेलुलोजिक तंतु के लिए होता है या फिर वो प्राकृतिक लघु तंतु के लिए होता है? आपको पता है कि ड्राई क्लीन आप मुख्य रूप से किस पर करते हैं? रेशम और ऊन पर करते हैं। ये आपका सिंथेटिक इससे इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ये आपका पुनर्निर्मित इसमें भी नहीं करते हैं। प्राकृतिक में आप इसी दोनों पर करते हैं, किसमें? रेशम और ऊन पर। आप यहाँ पर प्राकृतिक में और नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये आपका लघु तंतु भी बोल रहा है और हर प्राकृतिक जो आपके वस्त्र हैं उन पर हम ड्राई क्लीन नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा? आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। विरंजक जो विरंजक जो जेवेल वाटर भी कहलाता है, मतलब ऐसा कौन सा विरंजक है जिसे आप जेवेल वाटर के नाम से जानते हैं, या फिर साधारण शब्दों में बोले तो जेवेल वाटर का अन्य नाम क्या है? क्या उसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? क्या सोडियम कार्बोनेट है? पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड है? तो जो जेवेल वाटर है, जेवेल वाटर का अन्य नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम जेवेल वाटर के नाम से जानते हैं। एक बार बताइएगा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका अन्य नाम क्या होता है? आपने ये जल के शुद्धिकरण में भी देखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ आपको दाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किस जगत का दाग है ये दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। क्या दूध आपका प्राणिज जगत का दाग है? क्या घास आपका वानस्पतिक जगत का दाग है? क्या हल्दी आपका प्राकृतिक जगत का दाग है या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि सभी सुमेलित हैं? तो हमें पता है कि दूध हमारा क्या है? प्राणिज जगत का दाग है। घास के द्वारा लगा हुआ दाग वानस्पतिक जगत का दाग है। हल्दी के द्वारा लगा हुआ दाग प्राकृतिक दाग के अंतर्गत आता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आप बताइएगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइएगा। साथ ही साथ हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपने न्यूट्रिशन साइंस जब पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कुछ हमारे भोज्य पदार्थ थे, उसमें पाए जाने वाले तत्व आपने देखे थे। हमने कहा था ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आप बताइएगा कि हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक। ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन जिसे हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। तो आज के लिए हम यही 50 क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम आपसे 50 क्वेश्चन के साथ ही। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, चीज़ें आपको समझ में आई हों, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।